यूक्रेन जंग की कहानी। दो हमसाए, एक तारीख, एक सकाफत, तकरीबन एक ही जुबान और एक ही मजहब के पैरोकार, लेकिन रास्ते जुदा जुदा। ये हैं रूस और यूक्रेन, जो आजकल एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। रूस और यूक्रेन जंग 21वीं सदी का एक अहम तरीन तनाज़ा बन चुका है। ये तनाज़ा सिर्फ इन ममालिक में रहने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी किसी दर्द सर से कम नहीं, जिसके आलमी सियासत, मईशत और इंसानी हुकूक पर दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं। इस जंग की तारीख आजकल की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। ये जंग एक पेचीदा तारीखी, जोग्राफियाई और सकाफती पस मंजर से जुड़ी हुई है। इसलिए इस तनाज़े को समझने के लिए हमें रूस यूक्रेन ताल्लुक के तारीखी पस मंजर को जानना पड़ेगा। तारीख के झरोकों में झांकने से मालूम होता है कि रूस और यूक्रेन के ताल्लुक की तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कीव कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। आज यही शहर यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों की मुश्तरका तारीख एक कदीम रियासत क्योन रस से मिलती है। ये करूने वस्ता की एक रियासत थी, जिसकी बुनियाद 9वीं सदी में व्लादिमीर वन ने रखी थी। 13वीं सदी के दौरान रस फेडरेशन को मंगोल सल्तनत ने फतह कर लिया। ताहम 14वीं सदी के इख्तिताम पर मंगोल सल्तनत जवाल पजीर हुई और मॉस्को की ग्रैंड प्रिंसिपलिटी और ग्रैंड डच ऑफ लिथुआनिया ने रस सल्तनत को तकसीम कर लिया। कीव और इसके गिर्द के इलाके पोलैंड, लिथुआनिया, कॉमनवेल्थ के जेरे कंट्रोल आ गए, जबकि मगरबी यूक्रेन में मौजूद गलेसिया हैब्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा बन गया। 17वीं सदी में जार रूस ने यूक्रेन के मशरकी हिस्से को अपने दायरे इख्तियार में शामिल किया, जबकि 18वीं सदी के आखिर तक पूरा यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। जार रूस ने इस इत्तेहाद के लिए 1654 में बाकायदा एक मुआहदा किया था। 20वीं सदी में रूसी सल्तनत के खात्मे के बाद यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन बल्शेविक इनकलाब के बाद यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। रूस यूक्रेन तनाज़े की जड़ें इसी सोवियत यूनियन के 1991 में टूटने से शुरू होती हैं, जब यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की और रूस के असर से अलग होकर एक मुनफरिद कौमी शनाख्त कायम करने की कोशिश की। लेकिन यूक्रेन को अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम करना कई तारीखी असबाब से रूस के लिए मुश्किल रहा। गो के यूक्रेन की सोवियत यूनियन से आज़ादी के ऐलान को रूस ने इब्तदाई तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन दोनों ममालिक के रास्ते अगले दिहाइयों में तेजी से अलग हो गए। यहाँ बताते चलें कि यूक्रेन अपनी जरखेज ज़रई ज़मीनों और स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से भी तवील अरसे से एक अहम इलाका रहा है, जबकि यूक्रेन की जोग्राफियाई तकसीम इसे रूस के लिए एक अहम हैसियत देती है। जैसा कि यूक्रेन की मशरकी आबादी के लिए लोग मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुक रखते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स है और रूसी जुबान बोलती है, जबकि यूक्रेन का मगरबी इलाका जो सदियों तक यूरोपीय ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के जेर हुकूमत रहा है, के रिहायशी कैथोलिक और अपनी जुबान बोलते हैं। अब इनमें से हर एक का अपना ख्वाब है। कुछ अपने आबाई सरजमीन की तरफ लौट जाना चाहते हैं, तो कुछ आजादी चाहते हैं। सन 2000 की दिहाई के शुरू में यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन और नाटो के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने शुरू कर दिए। रूस चूंकि यूक्रेन को अपने जेरे असर समझता था, अब यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन और नाटो की जानिब झुकाव से ये खतरा पैदा हो गया कि नाटो बिल्कुल रूस की सरहदों पर पहुंच जाएगी। इसलिए यूक्रेन से ताल्लुकात में इस बड़ी तब्दीली ने रूस को चौंका दिया। साल 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज इनकलाब आया, जिसके नतीजे में मगरिब की जानिब झुकाव रखने वाले विक्टर योशेनकोव सदर मुंतखब हुए। लेकिन साल 2013 और 14 में जब सदर विक्टर योशेनकोव ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदे को मुस्तरद करते हुए रूस के साथ करीबी ताल्लुकात को तरजीह दी, तो यूक्रेन में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको यूरोमैडन एहतजाज का नाम दिया जाता है। इन एहतजाजात के नतीजे में विक्टर योशेनकोव को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा और एक नई हुकूमत कायम हुई, जो यूरोप के साथ इंज़माम की ख्वाह थी। ये एहतजाज रूस यूक्रेन ताल्लुकात में एक अहम मोड़ साबित हुए।
रूस ने भी यूरोमैडन इनकलाब के जवाब में इकदाम करते हुए मार्च 2014 में क्रीमिया को रूसी फेडरेशन में जम कर दिया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस इक़दाम का मकसद यूक्रेन में बसने वाली रूस अननस्ल कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करार दिया। अमेरिका और यूरोप ने रूसी इक़दाम की शदीद मुज़म्मत की और रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी आयद की गयीं, जबकि जवाब में रूस ने भी इन ममालिक पर पाबंदियां आयद की। क्रीमिया के इंज़माम के बाद अहम तरीन इलाके डोनेत्स्क और लुहानस्क के रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने यूक्रेन से आज़ादी का ऐलान किया, जिसके नतीजे में दोनबास में बाकायदा जंग शुरू हो गयी। साल 2021 के अवाखिर और 2022 के शुरू में सूरत हाल ने ड्रामाई मोड़ लिया और रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब फौजें उतार दी और बाकायदा फौजी मशकों का आगाज कर दिया। अमेरिका और नेटो ने मुतनब्बे किया कि रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है, ताहम रूस ने इन दावों की तरदीद कर दी। साथ में रूस ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से ये यकीन दहानियां भी मांग ली कि यूक्रेन कभी नेटो का रुकन नहीं बनेगा और इसको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाने से भी गुरेज किया जाएगा। ताहम अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो की जानिब से रूस को किसी तरह की यकीन दहानियां नहीं कराई गयीं। यूं हालात को बेहतर करने की तमाम तर सफारती कोशिशें नाकाम रहीं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर बाकायदा हमला शुरू कर दिया। रूस ने इस जंग को खुसूसी फौजी ऑपरेशन का नाम दिया है। जंग के नतीजे में दोनों तरफ भारी जानी और माली नुकसानात हुए। कई शहर मलबे का ढेर बन गए और लाखों यूक्रेनी शहरी बेघर होकर मुहाजरत पर मजबूर हो गए। कहा जाता है कि यूक्रेन जंग के बाइस यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुहाजिरीन का सबसे बड़ा बहरान पैदा हुआ है। जंग के बाइस तवानाई के ज़राए की कीमतों, सप्लाई चेन्स और ग़ज़ाई सलामती समेत आलमी इक़्तिसादियात पर भी गहरे असरात पड़े हैं। मगरबी दुनिया इस जंग की वजह से न सिर्फ रूस पर बहुत सी पाबंदियां लगा चुकी है, बल्कि रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन की खुलकर अस्करी मदद भी कर रही है। रूस का अंदाजा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंगी मुहिम बहुत जल्द जीत लेगा, ताहम ऐसा न हुआ और जंग अब भी जारी और सारी है। इस जंग से ये खदशात भी उभरने लगे हैं कि अगर तनाज़े ने मज़ीद तूल पकड़ा तो कहीं आलमी ताकतों की ये कशमकश एक नई आलमी जंग का रूप न धार ले। यूक्रेन रूस जंग में अब आलमी एक्टर्स की शमूलियत खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ नेटो रुकन मुमालिक खास तौर पर अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी खुलकर यूक्रेन को असलहा और माली इमदाद दे रहे हैं, तो चीन, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे मुल्क खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं। ईरान की जानिब से रूस को जदीद तरीन ड्रोन्स और मिसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि शुमाली कोरिया की जानिब से रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने के लिए अपने 10,000 फौजियों को रूस भेजा गया है, जो अब बाकायदा जंग का हिस्सा हैं। चीन की जानिब से गोके जंग की मुखालफत की जा रही है और इस जंग को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है, ताहम चीन खुलकर रूसी मौक़िफ़ का हिमायती है। अमेरिका और नेटो की जानिब से यूक्रेन को मुसलसल फौजी इमदाद मिलने के बाद अब रूस ने भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को तब्दील करने का ऐलान किया है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहम तरीन इजलास के बाद सितंबर 2024 में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर ये तस्दीक होती है कि अमेरिका, जर्मनी और दीगर यूरोपीय मुल्कों की जानिब से यूक्रेन को दिया गया असलहा रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, तो रूस इन ममालिक को भी जंग का हिस्सा समझेगा और इनके फौजी तंसीबात पर जौहरी हमला करने का हक महफूज रखता है। रूस ने इस ऐलान के साथ ही जोहर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का भी तजुर्बा किया है और अपने जोहरी असलहे की नुमाइश करने के साथ साथ बाकायदा जोहरी जंगी मशकें भी की हैं, जिसका मकसद मगरिब और अमेरिका को वार्निंग देना है कि इनकी जानिब से दरअंदाजी एटमी जंग की सूरत में निकल सकती है।
इधर अमेरिका ने भी जौहरी सलाहियत के हामिल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिससे ये मालूम होता है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। मशरिक वुस्ता में जारी जंग और रूस यूक्रेन जंग किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग के शोले भड़का सकती है। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों से सबक सीखकर जंगों से बचने के बजाय आलमी कुव्वतें छोटे और कमजोर ममालिक को आगे करके बर्तरी की जंग लड़ने में आज भी मसरूफ हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, शाम, सोमालिया, यमन और अब यूक्रेन इसकी मिसालें हैं। इन कमजोर ममालिक की लीडरशिप को भी चाहिए कि वो आलमी ताकतों का मोहरा बनने से गुरेज करें, क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए कि वो अपने से बड़ी ताकत के खिलाफ जंग जीत नहीं सकते। जंग लड़ने के लिए उन्हें आलमी ताकतों का मोहरा बनना पड़ेगा। ऐसी किसी भी जंग की तबाही सिर्फ कमजोर मुल्क की होती है।